तो आज मैं यहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री की आवर पास्ट 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो शुरू करेंगे और मैंने उसके सिनॉप्सिस बनाए, तो सिनॉप्सिस के द्वारा उसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि पहली एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट में जैसे नाम दिया हुआ है क्या कब कहाँ कैसे, और इसको हम पढ़ने के लिए तरीका देखेंगे पहले किस तरह से पढ़ना है और मैप्स को किस तरह से समझना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ होती हैं। तो ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में आप देखोगे यहाँ पर ही स्टार्टिंग में खेती की शुरुआत होती है। बस यहाँ इतना जानना है हमें, पहले ये धीरे धीरे आगे समझ लेंगे इसी मैप में कि यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ होती हैं और यहाँ पर जो है काबुल की नदी होती है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर एक वुलर लेक है, ये जो है वुलर लेक है, और इस वुलर लेक को आप देखेंगे तो ये सिंधु नदी पर है। तो यहाँ से भी यूपीएससी का क्वेश्चन आया है पिछली बारी, तो आप एक वो चीज़ आप देख सकते हो। और तीसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो सिंधु नदी का ये वाला जो तंत्र है, ये वाला पोर्शन जो है आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज नदियाँ हैं और ब्यास सतलुज की सहायक है। इसी पर गोविंद सागर डैम बना हुआ है और इंडस रिवर जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सामर लेक यहाँ राजस्थान में पड़ जाती है, सॉल्ट लेक है। और फिर हम गंगा का रिवर सिस्टम देख लेंगे, इसी एनसीईआरटी में चैप्टर में ही कहता है कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानो। जैसे कि और देखेंगे हम रिवर सिस्टम, ये गंगा का हम आगे देखेंगे अभी। दूसरा हम नर्मदा देखेंगे, यहाँ पर मेजर नदियों को आप देख लो, जैसे नर्मदा, तापी, पेन गंगा, गोदावरी, और फिर उसके बाद में कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी ये नदी हैं। फिर उसके बाद कोलेरू लेक कौन सी नदी पर पड़ती है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे गोदावरी पर पड़ती है। उड़ीसा में महानदी पड़ती है और उड़ीसा में ही है चिल्का लेक। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे तो सांगपो रिवर पड़ती है, जैसे कि भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और चीन में सांगपो बोला जाता है। दिहांग और दिबांग एक रिवर लिखी नहीं, दिबांग, वो भी इसकी सहायक है। और यहाँ पर आती है लोहित रिवर। ठीक है, ये इनकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब मैप में सिर्फ हमें इतना समझना है, आगे और आ जाएगा। जैसे पुलिकट लेक कहाँ पड़ेगी, तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ेगी। वेमनाड लेक केरल में पड़ेगी, आपको ये जान लेना है। ठीक है, जैसे ऐसे रिजर्वायर्स के बारे में आप देख सकते हो। अब हम कहेंगे जैसे कि दक्षिण एशिया, तो ये दक्षिण एशिया के बारे में बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं। तो दक्षिण एशिया में कहा गया है भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार। ये आप याद कर लीजिए, आप अगर कोई मैप बनाते हो तो उसमें आप लिख सकते हो कि दक्षिण एशिया के ये मुख्य देश हैं। उसके बाद जैसे कि दक्षिण एशिया में महाद्वीप से छोटा है, जैसे दक्षिण एशिया में भारत के लिए कहते हैं, तो ये एक महाद्वीप से छोटा होता है। जैसे कैसे कहेंगे, जैसे भारतीय उप महाद्वीप अगर कहा जाता है तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा, जैसे लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में ही डेफिनेशन लिखी है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। कभी कभी छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी, आप करेंगे आई यू, इन आई और यू के द्वारा बोला गया था। इन्हें सिंधु को इन्होंने इंदोस कहा था। आप ये देखेंगे सिंधु को इंदोस कहा है या हिंदोस इन्होंने कहा है। और जो सिंधु नदी से जो पूर्वी प्रदेश था, ठीक है, वो उसको उन्होंने इंडिया कहा। अब मैं इसके आपको यहाँ दिखाता हूँ मैप में। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये सिंधु रिवर जा रही है, इस रिवर को उन्होंने कह दिया है। और फिर उसके बाद में इसको इंदोस कहा, और इसके बाद जो ये पूर्व की ये वाला एरिया बसता है, इस वाले एरिया में पूरा उन्होंने इंडिया शब्द का यूज़ किया है। और एक सेकंड ज़रा रुकिएगा, ओके अभी ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किया गया, तो इस समूह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इस समूह का उल्लेख जो है यहाँ पर ऋग्वेद में मिल जाता है। और जब ऋग्वेद की रचना कब होती है, लगभग 3500 साल पहले होती है। दूसरा है कि यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लिख रखी है, यहाँ 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान में मिला है। उसकी भाषा यूनानी और अरामीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिस क्षेत्र में जैसी भाषा बोली जाएगी, अभिलेख लिखने का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से उनको कुछ बताना चाह रहे हो, यानी कि कुछ अपने जो रूल्स हैं उनको लिखना चाह रहे हो, उसे वो पढ़ेगी जनता वहाँ की, तो उस हिसाब से
जनता समझेगी। तो अभिलेख पर वहाँ के रूप में ही वहीं की भाषा लिखी जाना, तभी तो लोग समझेंगे। तो इस वजह से वहाँ के अभिलेख यूनानी अरामीक भाषा में होते थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो गंगा ऊपर, जैसे एनसीईआरटी में इसमें गंगा रिवर के बारे में बोला था, तो एक बारी आप इस मैप को ठीक से देख लीजिए, आप आसानी से इस मैप को बना लीजिएगा। मैं इसे धीरे से ये मैं यहाँ रोक देता हूँ, आप अच्छे से इसे देख लेना और बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर है, इन दोनों को मिलकर गंगा बनती है। फिर गंगा की सहायक रामगंगा रिवर आती है, रामगंगा, उसके बाद में राइट बैंक से यमुना रिवर मिल जाती है। यमुना की सहायक कौन कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, केन है, केन की बेन रिवर है, और घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी रिवर हैं। ये आप एक बारी मैप में देख लेना। मैं अगर एक एक को डिटेल बताऊंगा तो आपको थोड़ी सी वो दिक्कत आएगी कि यार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट उसमें आती है जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा मेघना रिवर है, ये देख लीजिए। जहाँ ये रेड वाला पोर्शन हो रहा है, ये वाला जो है, ये एरिया जो है बांग्लादेश का है, वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो ये वाला है, ये इंडिया में रहती है, जहाँ पर इसी को हुगली रिवर कह देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट ये आप पढ़ लेना कि गंगा, इसमें देखो नीचे सबसे लिखा स्टेट वाइज ड्रेनेज एरिया ऑफ गंगा बेसिन। पहली बात है, बेसिन वो होता है जहाँ पर सहायक रिवर्स सब आती हैं, वो बेसिन में आता है। तो आप ये एरिया देख सकते हो, ये रिवर के बेसिन एरिया में आते हैं। जैसे कि अब गंगा रिवर बेसिन पूछा है, तो अब राजस्थान कहेगा तो कोई लोग कह देगा कि भाई राजस्थान में नहीं आता, जबकि राजस्थान में भी आता है। तो एक ये नाम आप याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जैसे कि गंगा रिवर पर छोटे एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है ये, हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? नानक सागर डैम पड़ता है। या हाईएस्ट बैराज कौन सा है? बैनबासा उत्तराखंड में बैराज है जो वो पड़ता है। और लॉन्गेस्ट बैराज है गिरी बैराज, जो कि हिमाचल में पड़ता है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में कि कृषि का आरंभ कब होता है? लगभग 8000 वर्ष पूर्व होता है। और सिंधु जो सभ्यता थी उसमें लगभग 4700 वर्ष पूर्व में प्रथम नगर बने थे। और गंगा घाटी के नगर जो थे वो मगध राज्य में बने थे लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अब हम दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। जैसे आखेट और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के हेडिंग से शुरू होता है। तो देखो उसमें ना ये वाला मैप आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ, और एनसीईआरटी के मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अक्सर उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि नीचे, पहले संकेत आपको देख लेने हैं। पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, या आरंभिक गांव कौन कौन से हैं, आधुनिक नगर। जैसे भी कि आरंभिक गांव में एक ये नाम गांव है जहाँ आपको मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ इसके बारे में यूपीएससी में 2024 में जो कोई पेपर आया उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आपको क्या करना है कि इस मैप के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी इकट्ठी कर लेनी है थोड़ा सा। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं, जहाँ पर ये जो कश्मीर में बुर्जहोम पड़ता है। तो बुर्जहोम कौन सा स्थल है? ये नवपाषाण काल का टाइम का पीरियड का है। और यहाँ पर गर्तवास मिले हैं। तो ये जो गर्तवास होते हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए ज़मीन के अंदर मकान बनाए जाते हैं, ये गर्तवास हो जाते हैं। और मेहरगढ़ हम देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर और ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो उनका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दो शेप में मकान मिलते थे, और अक्सर एक मकान में 4 से ज़्यादा ही कमरे होते थे। ये एक विशेषता है, खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की। और दूसरा एक यहाँ पे है कि कब्रों में मृतक के साथ में यहाँ सामान दफनाया जाता था, ठीक है। और फिर यहाँ 7000 साल पहले कपास की खेती की थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले महिला और पुरुष, एम और एफ लिखा है, इसका मेल और फीमेल मतलब है, जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया था, और भेड़ बकरी इन्होंने पालने शुरू की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है कि चावल की खेती, जैसे गेहूं की खेती कहाँ शुरू हुई थी? तो गेहूं की खेती जो शुरू होती है ये मेहरगढ़ में शुरू होती है सबसे पहले। दूसरा जो ये वाला क्षेत्र है, ये ताप्ती और नर्मदा रिवर, ये जो मध्य भारत है, मध्य भारत में विंध्याचल जो क्षेत्र है यहाँ पर, और इस पूर्वी प्रदेश में यहाँ, ठीक है, ये इस वाले क्षेत्र में चावल की खेती शुरू हुई थी। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब हम बात करते हैं जैसे कि इनाम गांव की। तो इनाम गांव कौन है? आरंभिक गांव है। यहाँ पर खेती होती थी, तो कृषक निवास करते थे लगभग 3600 से लेकर 2700 साल पहले। और यहाँ पर चावल, दाल, गेहूँ नहीं, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। प्लस लोग अनाजों की पेटी के साथ दफन हुए हैं, ठीक है, इनको घर में दफन किया जाता था अनाज। और भीमा की सहायक नदी घोड़ है, उस घोड़ नदी के किनारे पर ये इनाम गांव है।
तो यहाँ पर लगभग वही बात है कि 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। जिस समय अब आरंभिक हड़प्पा के जो नगर थे वो 4700 साल बाद बन रहे थे, तो उसके बाद में ये बने हैं। और भीमबेटका की आप गुफाओं के बारे में सुना होगा, मध्य प्रदेश की हैं। तो ये जो आवासीय गुफाएं हैं लोग रहा करते थे, ठीक है। ऐसे ही नवपाषाणिक काल है महागढ़ा और कोल्डिहावा। तो आप में इसमें जैसे चिरान, दाउजली, हेडिंग्स और ऊपर मैंने बुर्जोम आपको बताया है, नीचे में पयमपल्ली और हल्लूर आ जाता है। तो इनको ऐसे याद रखेंगे जैसे कि वो कई बार क्वेश्चन दे देगा आपको, इनाम गाँव नवपाषाणिक काल का है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये इस तरह से याद कर लेना है कि महापाषाणिक काल, नवपाषाणिक काल के कौन से हैं। जैसे वो एक ऑप्शन में डाल देगा ब्रह्मगिरी जो है, तो ब्रह्मगिरी जो नवपाषाणिक काल है, जबकि नहीं, ब्रह्मगिरी महापाषाणिक पुरास्थल है, महापाषाणिक काल से संबंध रखता है। ऐसे ही महापाषाणिक कब्रें जो मिली हैं वो ब्रह्मगिरी में मिली हैं। और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है, जैसे किबनाहल्ली की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर कुल्हाड़ी छेनी प्राप्त हुए हैं, ये पुरापाषाणिक काल है। कुरनूल की गुफाएं बहुत फेमस गुफाएं हैं, जैसे इस साल इनाम गाँव पूछ लिए, हो सकता है अगले साल कुरनूल की गुफाएं पूछ ले। तो कुरनूल की गुफाओं में जो है राख के अवशेष मिले, यानी कि यहाँ के लोग जो है आग का इस्तेमाल करते होंगे। दूसरा है कि यहाँ पर नंदयाल की गुफाएं भी हैं और बेलम की गुफाएं हैं। तो नंदयाल और बेलम की गुफाएं फेमस हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में आ जाती हैं। अब बेलम की गुफाएं, अब वो पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के कि बेलम की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। नहीं, ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित थी, यहाँ पर भिक्षु रहते थे, ठीक है। अब बेलम की गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ, तो आपने देखा होगा कि ज़मीन के अंदर बहुत तेज़ से अगर कहीं पानी का प्रवाह हो तो दीवार पे किस तरह से अपक्षय होगा, ठीक है। तो वो अपक्षय जो होगा उसकी वजह से किस तरह की संरचनाएं बनेंगी, तो लगभग वैसी ही संरचनाएं यहाँ पर हैं। तो इनका निर्माण जो है भूमिगत जल प्रवाह के द्वारा हुआ है। और यहाँ पर दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ओके। तो ये क्या होता है, जैसे ये वाली संरचना है, ये ऊपर से आ रही है, जैसे पहाड़ से ऊपर से, उसमें से गुफा की छत से पानी टपक रहा है, पानी के साथ में कुछ अवशेष आ रहे हैं, वो एक शंकु, उल्टा शंकु होता है जो, ठीक है, वैसा बन जा रहा है। ऐसा ही सीधा शंकु ज़मीन पर बन जा रहा है उस पानी के जमाव की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ये दो संरचनाएं बनती हैं। इसमें जो नीचे ज़मीन पर बनेगी उसे स्टैलेग्माइट कहेंगे, और स्टैलेक्टाइट से ऊपर वाली संरचना को कहेंगे। और मैंने कुछ लिखा है थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे नवपाषाणिक पुरास्थल है, यहाँ पर शुरुआती कृषक हुए, पशुपालक हुए, जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं, ओखली व मूसर का प्रयोग यहाँ पर मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चावल, गेहूँ, दाल और दलहन का आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, कपड़े की बुनाई करने लगे थे और कपास की खेती शुरू हो रही थी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नवपाषाणिक काल में ये सारी गतिविधियाँ इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो जैसे भारत के उपमहाद्वीप में फर्स्ट लंबी प्राकृतिक गुफा कौन सी है, तो ये क्रेमलियाट की प्रहा की गुफा है, ये मेघालय में पड़ती है। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो बेलम गुहाली की पड़ती है, जो मैं बता चुका हूँ, जो कि जैन और बौद्ध धर्म से संबंध रखती थी। अब हम बात कर लेते हैं पुरापाषाणिक काल की। तो पुरापाषाणिक काल शुरुआत होती है 2 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व, और इसमें जो महाराष्ट्र में पटने नाम की जगह है, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं पुरापाषाणिक काल के। तो आपको पता होना चाहिए इतना। दूसरा अब हम बात करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग है आरंभिक, आपको दिख रहा है कि आरंभिक में शिकार और संग्रह करते थे लोग, सिर्फ शिकार करते थे और यही संग्रह करते थे, और गुफाओं में ये लोग रहते थे। तब गुफाओं में अगर ये रहते थे तो क्या, थोड़ा बहुत कोई पत्थर उठाया, दीवार पे चित्र बना दिया, तो ये मनोरंजन के लिए चित्र वगैरह बना रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य पाषाणिक काल में, जैसे मेसोलिथ बोलते हैं, तो ये लगभग 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक था। अब यहाँ पर क्या, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए तो बड़े बड़े घास के मैदान बनने शुरू हो गए, और जब घास के मैदान बने तो भेड़ बकरी वगैरह ज़्यादा मतलब संख्या में बढ़ने लगे, लोग उनका पालन करने लगे, बस लोग एक जगह रहना शुरू करने लगे, खेती शुरू करने लगे। तो लगभग ये मध्य पाषाण काल में ये चीज़ें कर रहे थे। और इस समय जो औजार थे वो मतलब छोटे बनाने लगे। पहले जैसे आरंभिक था वहाँ पुरापाषाण, तो बड़े महापाषाण बना रहे होंगे, उसके बाद मध्य में छोटे हुए होंगे, और उत्तर में फिर और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। अब इसी तरह जो पुरापाषाणिक जो जैसे कि जो बड़े यूज़ किए जाते थे, यहाँ पर बड़े पत्थर यूज़ किए जाते थे, तो वही पत्थर सेम यहाँ पर भी यूज़ किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर यूज़ किया जा रहा था, अब लेकिन यहाँ पर छोटा पत्थर,
मान लेते हैं जैसे कि लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने मतलब 50 लोग हैं यहाँ पर, वो भाग रहे हैं पत्थर लेके। अब 50 पत्थर बड़ा लेके भाग रहे हैं, जैसे ही वो मध्य पाषाण काल वो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ उन्होंने देखा यार कुछ लोग छोटे पत्थर भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये लोग छोटे भी साथ में लेके, अब क्या छोटे और बड़े साथ में लेके भाग रहे हैं लोग शिकार करने के लिए। तो ये समझाने का मतलब ये कि जो पुराना पाषाणिक काल के औजार थे वो भी यहाँ पर प्रचलित थे, और नवपाषाण काल में जो इसमें मध्य पाषाण काल में बन रहे थे वो भी यहाँ पर प्रचलित रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि ये आपका, अब देखो सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाता है, थर्ड चैप्टर की हम बात करते हैं। बहुत आसानी से मैं इतनी जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट्स नोट्स में मैंने बना रखा है, और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ छोटी से छोटी नहीं छूटेगी। ठीक है। मैंने बहुत एक्स्ट्रा लिख रखा है फिर भी इसमें। तो हम जैसे कहेंगे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे ये हड़प्पा नगर की अगर शुरुआत होती है तो ये लगभग 4700 साल पहले होती है, और अब उसके बाद में इस हड़प्पा नगर में चार दीवारी की जाती थी। तो हड़प्पा नगर में जब चार दीवारी की जाती थी तो नगर था, अब उस नगर को इस तरह से दो भागों में बांटा हुआ था, जिस तरह से ये दिखा रखा है कि भाई एक नगर था, इसकी चार दीवारी है, यहाँ पर एक भाग है, यहाँ पर दूसरा भाग है। तो यहाँ ये ऊंचाई पर बनाया हुआ था, जो पूर्वी पश्चिमी भाग है ये पश्चिमी भाग हुआ, ये पूर्वी भाग हुआ। तो ये वाला जो था इसे ऊंचाई पर बनाया हुआ है, ये नीचे बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब लोग नीचे बना हुआ है तो ये अपेक्षाकृत बड़ा होता था, और बड़ा था, इसमें इस तरह के 2 से 3 मंजिला मकान पाए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ऊपर वाला क्षेत्र था तो जाहिर है यहाँ पर थोड़े अमीर लोग रहते होंगे, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है। निचले नगर में 2 मंजिला मिलते थे, जैसे ऊपर वाले को मैंने यहाँ लिखा है नगर दुर्ग कह दिया जाता था, और निचले वाले में 2 मंजिला इमारतें मिलती थी, तो उसे निचला नगर के नाम से जाना जाता है। आप ये समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैप को अभी बाद में समझेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हड़प्पा में नगर में सबसे पहले क्या बाटों का प्रचलन था। तो यहाँ पर ऊपर दशमलव प्रणाली, नीचे दशमलव प्रणाली, और ऊपर 2 के गुणक जैसे कि 2, 4, 8, ठीक है, 16 ऐसे करके एक प्रणाली का उपयोग किया था। तो यहाँ पर बाट बनते थे, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मन के बनते थे, ये कार्नेलियन पत्थर होते थे, उनसे बनते थे। ठीक है। और फलक क्या बोलते थे, फलक होता था यानी कि जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है वो धारदार हो, एक तरफ से थोड़ा सा तीखा हो। ठीक है। और उस तरह के पत्थर को फलक बोलते थे। तीसरा है कि यहाँ पर जो मोहरें बनाई जाती थी वो मोहरें पत्थर से बनती थी, और ये आयताकार मोहरें हुआ करती थी। जो बर्तन बनते हैं वो लाल और काले रंग के से कढ़ाई करे जाते थे, लाल व काले रंग से कढ़ाई करते थे। इस पर लाल रंग का जैसे कि एक ये पोट बनाया, अब इस पर काले रंग से डिज़ाइन कर दी। तो इस तरह के यहाँ से बर्तन मिले हैं। अब फेंस जो है, फेंस ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से जो निर्मित चीज़ें की जाती थी वो लोग डेली यूजेस में ला रहे थे। ये क्या होता था, बालू यानी कि रेत जो होता है, जैसे रेगिस्तान की रेत आप जान लो, वो बालू मानी जाती है। और गोंद जो होती है, तो गोंद को मिलाकर फेंस नाम का पदार्थ बनाया जाता था, और इस कंपोजिशन को मिलाने के बाद में मन के चूड़ियाँ और बर्तन आदि बनाए जाते थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं हड़प्पा के काल में। तो तांबा जो था राजस्थान व ओमान से मंगाया जाता था। टिन जो थी अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। सोना कर्नाटका से आता था, और बहुमूल्य जो पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान, यानी कि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी उस समय किया जा रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट होता था। अब हड़प्पा के नगरों में उस समय फसलें थी जो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि को लोग उगाते थे। यहाँ पर जुताई हल से की जाती थी, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये लोग लोहे की इन्हें जानकारी नहीं थी। तो इनके जो हल थे वो अभी लकड़ी के ही बने हुए थे मात्र। और यहाँ सिंचाई के लिए इन्होंने तकनीक बनाई थी। तो ये क्या है, जल का संचय कर लेते थे, यानी कि बड़े बड़े जलाशय बना दिए, उसमें क्या जल का संचय किया जाता था। अब जल का संचय क्यों कर रहे थे भाई उस समय, तो जल का संचय इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही थी, इस वजह से इन्होंने जल संचय की प्रणाली बनाई। तो ये क्या कि सिंचाई का विकास हो, इसका ये बारे में तकनीक का विकास करने लगे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी को जानते थे, और खाद्यों में ये बेर खाते थे, मछली और हिरन से संबंध होते थे। अब इस समय का पतन क्यों हुआ, हड़प्पा नगरों का अंत क्यों होता है? हड़प्पा नगरों का अंत इसलिए होता है जैसे लेखन, मोहर और बाट का प्रयोग बंद हो गया। इस समय लोग लिखना शुरू हो गए। जैसे आज आप इस समय को भी देख लीजिए, अगर आज आप भारत में हैं
और वहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मान लो लोग नाप तोल के चीज़ें नहीं देंगे, आप अंदाजे से चीज़ें देना शुरू कर देंगे, या फिर कहीं किसी चीज़ पर गवर्नमेंट की मोहर नहीं होगी, या किसी प्रोप्राइटर की जो शॉपकीपर होता है उसकी मोहर नहीं होगी, तो मतलब एक ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। बाटों का प्रयोग नहीं होगा, लेखन यानी कि कोई हिसाब किताब नहीं लिखेंगे, भाई बही खाते में किसी ने किसी से उधार लिया, वो लिखा ही नहीं, मुंह जुबान याद है, ना जाने कितने करोड़ों रुपए ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आप ये अंदाज़ लगा सकते हो। तो ये एक मेन रीज़न रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो जल निकासी प्रणाली है, लाइक आज का सीवरेज सिस्टम नष्ट हो जाए, आपके आसपास चारों तरफ गंदगी होगी, बहुत सारी बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाएंगी, तो भी अंत होना शुरू हो जाएगा। नदियाँ सूख गई हैं, बाढ़ आ गई है और शासक का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जैसी अभी बांग्लादेश की स्थिति है। तो आप देख लीजिए क्या उस देश का अंत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। अब हम मैप को समझ लेते हैं। तो मैप को आप देखोगे, मैंने यहाँ पर आपको सिंधु नदी तंत्र को पहले भी बताया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद करना है। इसमें क्या है, जैसे ये सिंधु नदी हो जाती है, फिर उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज और ब्यास रिवर हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इनको याद कर लेना। और मैं आगे इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अब कुछ यहाँ पर हम हड़प्पा काल के जो बड़े बड़े प्लेसेस हैं उनकी बात करेंगे। जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में मिला है, और कालीबंगान देखो, गंवेरी वाला नाम का एक जगह है, और मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे गंवेरी वाला है, राखीगढ़ी, कालीबंगान, और लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा, सात का कोहो और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो से आपको देखो पुजारी की मूर्ति मिली है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, वहाँ कॉर्नर में एक मूर्ति बनी हुई है दाढ़ी वाले बाबा की। तो वो पुजारी मूर्ति वहाँ मिलती है, उन्होंने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी आपने देखा कितने अच्छे से सेट की हुई है। दूसरा है कि लोथल, लोथल की हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये वाला एरिया तो सारा समुद्री था, तो ये जो समुद्र था तो यहाँ ये किनारे पर था, तो बंदरगाह शहर था, तो यहाँ बंदरगाह था, मनके बनाने का काम करते थे यहाँ पर लोग, यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि लोथल में मनके बनते थे, बंदरगाह वाला एक शहर था। ठीक है, और बाकी धौलावीरा की बात करते हैं, यहाँ पर नगर जो थे वो 3 भागों में विभाजित थे, सिर्फ बाकी सब जगह 2 भागों में विभाजित थे। धौलावीरा में नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, नगर दुर्ग, ठीक है, उस तरह से, और निचला नगर। अब ऊपर गंवेरी वाला आ जाता है, और राखीगढ़ी और कालीबंगान। अब देखिए कालीबंगा जो है और लोथल है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर अग्निकुंड बनाया जाता होगा, यानी कि ये लोग आग से जानकारी रखते थे आग की। तीसरा हम देखेंगे, जैसे ये वाले मैंने ये एक एंगल बनाया कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल। तो हड़प्पा और लोथल जो है यहाँ पर भंडार गृह मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से तो महान स्नानागार मिला है, जिसमें 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा एक और मेन इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो इस तरह से आपको मैप के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। इस तरह से सिर्फ इतने ही सिनॉप्सिस बनाने हैं और बात ख़त्म हो जाएगी, फिर ज़्यादा आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप देखेंगे कि इस पेज में अब देखो 3 टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके हैं। तीसरा आता है इसमें नगरों का, जो अन्य नगरों का विकास शुरू होता है। जैसे हड़प्पा का तो 3900 साल पहले ख़त्म हो चुका था, अन्य नगर लगभग 2500 साल पहले बसने दोबारा शुरू हो जाते हैं। अब इनके बारे में और आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि अध्याय 4 किस तरह से क्या बताता है। तो इसका टॉपिक हो जाता है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो अब किताबें और कब्रें की ये बात कर रहा है, और ये सबसे पहले से बात करेगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 3 देवताओं का जिक्र होता है। अगर आप पहला ही पहरा देखेंगे तो एनसीईआरटी का, वहाँ लिखा हुआ है कि इंद्र, अग्नि और सोम, ये तीनों को देवता माना गया है, जबकि सोम एक पौधा नहीं है, इससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो इससे क्या एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, यानी कि पीने योग्य। ठीक है, यहाँ पर वैदिक संस्कृत भाषा में बोला गया है, और ऋग्वेद में सतलुज, व्यास, सरस्वती, सिंधु। आप देखेंगे तो लगभग 3 नदियों का नाम एस से शुरू हो रहा है, सतलुज, सरस्वती, सिंधु और व्यास। और गंगा और यमुना, तो इनका बार बार जिक्र हुआ है, और गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार वर्णन हुआ है। यहाँ प्रार्थनाएं की जाती थी मवेशियों की प्राप्ति के लिए, बच्चों को खासकर पुत्रों की प्राप्ति के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए। यानी कि आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में मवेशी, बच्चे और घोड़ों ये बहुत ज़रूरी थे, तो इनको ही बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था। तो इनके लिए यहाँ ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं।
पुरुष युद्ध में भाग लेते थे और इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी और लोगों को दो समूह में बनाया गया था विभाजित, जैसे कि एक थे ब्राह्मण जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और एक थे राजा। तो राजा का कोई राजधानी या महल नहीं होता था, ना कोई स्थायी सेना होती थी, ना ये कर वसूलते थे, ना ही इनका पद वंशानुगत होता था। तो अब हमें इम्पोर्टेंट है कि हम इसे राजा क्यों कह रहे हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि अगर राजा है तो फिर स्थायी सेना क्यों नहीं है। तो यहाँ क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक गांव है, तो इस गांव में ये 20 मकान है, तो इन 20 मकानों में देखा कि भाई हमारे कुछ पशुओं को ये बाहर वाले लोग ले गए, वहाँ इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी, भाई हमारे पशु चोरी हो गए। तो ये क्या करते थे, भाई ठीक है एक के पशु चोरी हो गए तो पूरे गांव में से हर घर में से एक एक दो दो लोग जाते थे और सब सेना में भाग लेते थे, यानी कि इन्हें स्थायी सेना रखने की जरूरत नहीं थी, सामूहिक रूप से ये लोग युद्ध में भाग लिया करते थे। और राजा भी कोई पद नहीं होता था, इस समय कोई कर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो और दूसरा एक होता है ऋग्वेद में दास दासी का जिक्र मिलता है। अब ये मैंने छोटा लिखा है कि चरक जो विज्ञान मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में है वो 2000 वर्ष पहले हुए थे, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैंने लिख दी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर महापाषाण कब्रें। जैसे मैंने आपको अभी इस वाले टॉपिक में यहीं पर लिखा था कि किताबें और कब्रें, तो हमने किताबों के बारे में तो बात कर लिया, अब हम जिक्र करते हैं कब्रों का। तो कब्रें जो होती है महापाषाण कब्रें, महापाषाण शब्द को तोड़ के देखेंगे, महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थर, उन पत्थरों में आप देखेंगे तो ये कब्रें हो जाती हैं। ये लगभग बड़े बड़े पत्थरों के साथ में ये कब्रें बनाई जाती थी। जैसे 3000 वर्ष पूर्व इन्हें बनाने की प्रथा शुरू की जाती है और ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में मिलती है। जैसे मैंने पिछले वाले मैप में भी आपको दिखाया था, जैसे मेहरगढ़ से भी कब्रें मिली हैं, उनके साथ सामान दफनाया जाता था। आगे इन कब्रों के बारे में और भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जैसे शिष्ट किसे कहा जाता था, तो शिष्ट क्या ताबूत समाधान का एक होता था वही, और एक ही कब्र में अलग अलग समय पर एक पोर्ट होल नाम की जगह होती थी। तो ऐसे होता था, जैसे कि आप मैप देख लेंगे एनसीईआरटी में, वहाँ भी बना हुआ है साइड में। तो एक ऐसा ये एरिया है, इसमें पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पर एक चौकोर पत्थर लगा है, उसमें गोल ऐसा स्थान बचा हुआ है और यहाँ पर सब पत्थर खड़े हुए हैं। इसमें कब्र में आदमी लेटा हुआ है, मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मान लीजिए इसी के परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति की मृत्यु होती है, अब उसको इसी के पास में कैसे दफनाया जाएगा, उसे इस पोर्ट होल के रास्ते अंदर दफनाया जाएगा, तो इसी को ही पोर्ट होल कहा जाता है। तो ये महापाषाण कब्रों की विशेषता मानी जा सकती है। तो आपका टॉपिक 4 भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट हम जाएंगे टॉपिक 4 पर, वो 5 पर सॉरी। तो 5 की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर अब पिछले में आपने देखा किताब और कब्रें वाले में कोई राजा नहीं था, कोई स्थायी सेना नहीं थी। अब क्या है, अब राज्य बनने लगे, राजा हुए, फिर एक प्राचीन गणराज्य होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि 3000 साल पहले लोकतंत्र था, जैसे हम 3000 वर्ष पूर्व जैसे कि हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो उस वैदिक काल में डेमोक्रेसी थी। तो राजा लोग मतलब राजा को जन चुनते थे, यानी कि लोगों द्वारा चुना जाता था। बाद में इसमें चेंजेस आए, तो राजा सेल्फिश हो गए, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, जो अश्वमेध यज्ञ करा देगा उस यज्ञ को कराने वाला आदमी सफल जो होगा वो राजा माना जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ शुरू हो जाती हैं। अब क्या कर्म कांडों पर ज़्यादा बल देने जाना शुरू हुआ। यहाँ लोग अनुष्ठान, अब सिर्फ अनुष्ठान करने का कौन कौन कर सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनुष्ठान कर सकते थे। और जो औरत थी, लेडीज़ों को शूद्रों के समान माना गया, प्लस दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो शूद्र थे, ठीक है, शूद्रों को, औरतों को शूद्रों के समान माना गया और शूद्र और औरत दोनों ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ जो होते हैं, अब उत्तर वैदिक ग्रंथों में आते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ, ठीक है। यहाँ एक अलग जानकारी देते हैं, यजुर्वेद में मैथ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे जो पुरोहित था। अब पुरोहित वर्ण का निर्धारण कर देता था, यानी कि जन्म के आधार पर, अब जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया है उसी को उसी वर्ण का बना दिया। लेकिन कुछ लोग इस व्यवस्था का भी विरोध करते थे, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आप देखेंगे आज भी वो इतनी जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में विरोध किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब जनपद आ जाती है। तो जनपद क्या है कि जनपद एक छोटा एरिया था वो बना, और वहाँ पर लोग झोंपड़ियों में रहते थे, यानी कि झोंपड़ियों में रहने वाले लोग थे यहाँ जनपद में। अब इसके बाद जब महाजनपद काल होगा, तो महाजनपद काल में यहाँ ये महल बनाने शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर राजा क्या करता था, महायज्ञ करता था और जनपद का राजा माना जाता था। और इसी समय का जनपद काल के ये चित्रित धूसर पात्र मिले, ये मैंने एनसीईआरटी से ही फ़ोटो लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि उस समय कौन कौन से जनपद के मुख्य नगर थे। तो ये तीनों का जिक्र आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जैसे दिल्ली का पुराना किला, एटा का अतरंजी खेड़ा और मेरठ में हस्तिनापुर, ये उस समय के जनपद के प्रमुख नगर थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाजनपद की। तो महाजनपद लगभग 2500 साल पहले शुरू हो जाती है। इस समय किले बनवाए जाने शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब हम महाजनपदों की बात करेंगे तो 16 महाजनपद होती हैं। उनके नाम दे रखे हैं मैंने, जैसे अंगसाका, अवंती, उज्जैन। अब ये अवंती की राजधानी है उज्जैन, तो इस सब में राजधानी लिखी है, जैसे गांधार की तक्षशिला, कौशल की श्रावस्ती, कंबोज, कुरु की इंद्रप्रस्थ, खेदी, वत्स, कौशाम्बी। मल्ल की 2 थी, जो बिहार में पड़ता है, इसमें पावापुरी और कुशीनगर। फिर सूरसेन मथुरा में जो था, मथुरा थी, और मगध की राजगीर और पाटलिपुत्र, काशी की बनारस, और वज्जी की वैशाली, पंचशाला और मत्स्य। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 16 महाजनपदों के नाम आपको पता होने चाहिए, 2-4 बार रिवाइज करोगे हो जाएंगे याद। यहाँ मैप पर आपको सबसे ज़रूरी है खाली मैप लेना है, और उस मैप पर इनकी लोकेशंस आप बना लेना, तो इनसे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, जैसे तक्षशिला, गांधार, ये बनाया हुआ है मैप, इसको देख लेना है पढ़ते वक्त। अब इस समय जब महाजनपद बनने लगे, देखो राजा, अब क्या है कि अब राजा बनना शुरू हो गया। अब राजा ने क्या करना शुरू किया, देखो स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी, क्योंकि अब वो बड़ा राजा हो रहा है। अब वो जब स्थायी सेना रखेगा, इस सेना के लिए कहीं से भाई पैसे तो लेगा ना, वेतन तो लेगी, जैसे तो सेना फ्री में वो काम नहीं करेगी। वैदिक काल में जो था सेना, स्थायी सेना नहीं थी। अब महाजनपद काल में स्थायी सेना की शुरुआत हो जाती है, जो कि यहाँ पर अब नियमित भुगतान के लिए आहत सिक्के किए गए। सेना को भुगतान करना था, तो आहत सिक्कों की शुरुआत महाजनपद काल से हो जाती है। अब देखेंगे तो यहाँ पर एक कर व्यवस्था लागू कर दी इन्होंने, एक फिक्स टैक्स लेने शुरू कर दिया। जैसे कि नियमित कर व्यवस्था में ये 1/6 कर भाग ले लेते थे, इसे जैसे इन्होंने भाग कहा। तो भाग एक कर का रूप था, ये फसल से लिया जाता था 1/6 भाग में। ठीक है, कारीगरों से श्रम के रूप में, पशुपालक से जानवर या उनके कोई प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट बनते थे उनके रूप में, व्यापारियों से ट्रेड टैक्स लिया जाता था, और जो शिकार और सिंह करते थे उनसे जंगल से जो चीज़ें लाते थे उनके रूप में कर ले लिया जाता था। यानी कि अब एक चीज़ देख लो, जो उस समय जो चीज़ें कर रहा था, जो व्यवसाय कर रहा था, सभी से कर वसूला जा रहा था। अब इसी समय देखो राजा को कर की आवश्यकता थी, तो कर के लिए वो कर कहाँ से लेगा, अब कृषि से कर लेगा। तो इस समय उन्होंने क्या किया, सिंचाई व्यवस्था पर ज़्यादा काम करने शुरू कर दिए, या फिर अन्य चीज़ों पर, कृषि का विकास पर उन्होंने बल दिया। तो अब क्या है कि कृषि में परिवर्तन हो जाते हैं, कि जो अभी तक हड़प्पा सभ्यता में आप देखा तो हल का जो वो प्रयोग कर रहे थे, उस समय सिर्फ लकड़ी का हल था। अब हल में लोहे के फाल का उपयोग कर दिया। फाल वो होता है जो हल होता है, जैसे कि ऐसे हल होता है, इस हल में यहाँ पर ज़मीन में जाने के लिए लोहे का पार्ट जुड़ा होता है, इसे फाल बोला जाता है। तो ये क्या, ऐसे जैसे ज़मीन के ज़्यादा अंदर गहराई तक जा सकता था और अंदर ज़्यादा गहरी जुताई कर पाता, जिससे कि फसल की पैदावार ज़्यादा हो जाती। अब क्या हुआ, धान के पौधों का रोपण विधि शुरू कर दी। अब आप रोपण विधि का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए ये भी पूरा खेत है, इस खेत में धान लगाना है, तो इन्होंने क्या, इतने एरिया में पहले धान इकट्ठा, बहुत सारा धान का पौधा लगा दिया। जब ये पौधा लगभग बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के बाद एक एक करके इसमें अलग से लगाया जाएगा। इसे ही रोपण विधि का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से अलग से डाली हुई है। तो इस समय जो है 600 से 321 BC पूर्व मगध राज्य का उदय हुआ, और मगध बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ। तो मगध का क्षेत्र कौन कौन सा था, तो ये वेस्ट बंगाल और बिहार, नॉर्थ ओडिशा, आसाम, बंगाल और स्मॉल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इन राज्यों में ये फैला हुआ था। मगध की हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट इतना ही है यहाँ के लिए। हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश, 3 ने इस पर शासन किया। हर्यक का फाउंडर जो था वृद्धरथ था, उसके बाद उसका बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इसका लास्ट रूलर रहा। इसी प्रकार शिशुनाग का शिशुनाग फाउंडर रहा, और उसके बाद कालाशोक आ जाता है। और नंद वंश का महापद्मानंद, घनानंद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, और सिकंदर का जब आक्रमण हो रहा था तो इसे कौटिल्य ने कहा था जाकर कि यार तुम रक्षा करो, हम सभी मतलब भारत देश की रक्षा करो, तो इसने मना कर दिया था। तो इसी वजह षड्यंत्र में इसे चंद्रगुप्त ने मार दिया था। तो बिंबिसार के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने नोट की है कि ये जैन और बुद्ध दोनों ने इनसे मुलाकात की थी बिंबिसार से। ठीक है, तो पता चल जाए आपको। तीसरा एक संघ और था यहाँ पर, वज्जी।
तो वज्जी जो है राजधानी थी वैशाली की, और यहाँ पर शासन व्यवस्था अलग अलग हिस्से गण और संघ कहते थे। तो जो शासन करते थे यहाँ पर गण और संघ के नाम से वो जाने जाते थे। अगले टॉपिक में आप पढ़ोगे कि जो संघ था, महात्मा बुद्ध ने भी संघ की शुरुआत की थी, तो वो संघ इस वाले संघ से कैसे भिन्न था, तो आप यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ये जो संघ था, यहाँ पर लोग शासन व्यवस्था करते थे। दूसरा, या इसमें कई शासक होते थे, यानी कि अलग अलग कई शासक हो जाते थे, और ये मिलकर डेमोक्रेसी है, एक तरह से लोकतंत्र के द्वारा ये निर्णय लिया करते थे। और यहाँ पर वाद विवाद होते थे आपस में, मतलब वही डेमोक्रेसी आप मान सकते हो। और इस संघ में जो वज्जी था, इसमें स्त्रियां, दास और कमकार सभा में भाग नहीं ले सकते थे। तो यहाँ जो सभा थी, इसमें ये लोग भाग नहीं ले सकते थे, स्त्रियां, दास और काम करने वाले। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, जैसे इस वाले में इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आप ये वाला पढ़ लेना, मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, दिस वन। तो अब यहाँ वज्जी संघ का जिक्र कहाँ पर मिलता है, तो आपको पता है दिग निकाय है, जो इस दिग निकाय में इसका वज्जी संघ का वर्णन मिलता है, और ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। यहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये चीज़ आप देख सकते हो, ये पढ़ लेना आप खुद से। और गण और संघ पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे, तो गुप्त शासक थे, उन्होंने विजय प्राप्त की थी, अपने राज्यों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट होता है, तो जैसे अब नए शासक कब हुए, तो 3000 साल पहले शुरू हुए। महाजनपद कब शुरू हुई, 3000 लगभग साल पहले। सिकंदर का आक्रमण हो गया, जिसका दिग निकाय में वर्णन मिलता है, बिल्कुल ये 2300 साल पहले हो जाता है। तो गण और राज्यों का अंत हुआ 1500 साल पहले लगभग अंत हो जाता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक 5 तक ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बाकी के बचे 6 चैप्टर्स को। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को, और आप इससे सिनॉप्सिस बनाने का तरीका ढूंढ सकते हो, क्योंकि जिस समय हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया हमें भी सिनॉप्सिस बनाना नहीं आता था। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। एंड थैंक यू।